चलिए बेटा, आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 3। सर, बाकी के 2 लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आपने देखे होंगे, जहां पर हम पहले लेक्चर में डिमांड का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके थे कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर पीएक्स, पीआर, वाईटीई होता है। ये लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फिर लेक्चर 2 में आपको मार्केट डिटरमिनेंट्स पढ़ाए गए अच्छे से, इसमें पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेदर चेंजिंग, ये सब बातें आपको समझाई गई। तो अब आप लेक्चर पढ़ के बैठे हैं 2 लेक्चर नंबर 3 में हम अपने टॉपिक को 2 भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, जहां पर डिमांड चेंज होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस के साथ। अब मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। बस आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आप लेक्चर 3 से पहले लेक्चर 1 और 2 पे अच्छे से कमांडिंग कर लें, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन डिमांड। सर, वो था बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आया था, ठीक है, जो आपने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन डिमांड। इसको ओवर करके बेटा ये भी बोला जाता है शिफ्ट्स इन डिमांड। क्या बोला जाता है बेटा ओवर करके? शिफ्ट्स इन डिमांड का, ठीक है। एक आपको बेसिक मूल मंत्र बता रहा हूं, जब भी शिफ्ट की बात आती है ना तो राइट और लेफ्ट होता है, ध्यान रखना इनको में। जब भी शिफ्ट की बात आती है राइट और लेफ्ट होता है, जब भी शिफ्ट की बात आती है राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक होता है बेटा इंक्रीज इन डिमांड, बहुत आराम से समझ रहे हैं, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगेगी आप मेरे को बताएंगे कमेंट में। देन उसके बाद एक आता है बेटा डिक्रीज इन डिमांड। देखो, थोड़ा बेसिक दिमाग यूज करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट शिफ्ट का टॉपिक है ना, प्राइस रिमेनिंग रहेगी कांस्टेंट। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होगी, बट प्राइस रिमेनिंग क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। प्राइस रिमेनिंग क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। यही टॉपिक है। सर, जब हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था वो विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस हो रहा था बेटा, ये विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस है। बिना प्राइस के चेंज हुए यहां पर डिमांड चेंज होने वाली है, ठीक है। सर, ये क्या मैजिक है बेटा? यही तो मैजिक है। अब तो ध्यान से देखते रहा बस। हमें डिमांड कब बनाना आता है? हाँ सर, आपने सिखा दिया हमें पहले 2 लेक्चर्स में। डिमांड कब जनरली स्लोप्स होता है? डाउनवर्ड। यहां पर हमारा प्राइस आता है, यहां पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आता है। ये बातें मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, जो मेरे साथ चल रहा है। डिमांड कब जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? डीडी लिखते हैं, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड है बेटा, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड है। फिर यहां पर भी एक ही साथ निपटा देंगे। यहां पर भी एक डिमांड कब बना रहे हैं हम? यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, ठीक है। एक जनरल डिमांड कब बना दिया बेटा? ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखेंगे, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड इंक्रीज होगी बट प्राइस रिमेनिंग रहेगा कांस्टेंट। सेम प्राइस पे कई बार नया कर्व हमेशा डॉट लाइन से होता है बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। एग्जामिनेशन हॉल में आपको मार्क्स मिल जाएंगे बढ़िया एकदम। D1 D1, ठीक है। इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड का। मैंने आपको कर्व सिखा दिया बेटा। ठीक। सर, एक बात बताइए, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ी है तो ऐसा कब होता है? ग्राफ राइट में क्या क्लियर दिख रहा है आपको? ग्राफ राइट में शिफ्ट हुआ है, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई। तो बेटा हो सकता है आपके फादर साहब की इनकम बढ़ गई हो फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स पढ़ाया गया ना। नॉर्मल गुड्स जैसे कि फुल क्रीम दूध होता है, पहले आपके घर में 40 रुपए लीटर पे 1 लीटर दूध आता था। अब आपके पापा की इनकम बढ़ गई है तो अब आप 40 रुपए लीटर ही दूध है आज भी मार्केट में, लेकिन आपके घर में 6 लीटर आता है क्योंकि आपके फादर की इनकम बढ़ गई तो आपने नॉर्मल गुड्स खरीदना ज्यादा कर दिया। सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई। पहले दिन आपने कोई कुल्फी खाई, ओए 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 10 रुपए की, मजा आ गया। अगले दिन से कुल्फी 10 रुपए की आपने 4 खरीदना शुरू कर दी क्योंकि आपके टेस्ट में फेवरेबल चेंज हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। हमारे इलाके में पहले 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता था, 100 पैकेट बिकती थी।
अब 10 रुपए का ही पैकेट है, 600 पैकेट बिकती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई हमारे इलाके की। तो सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ने के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, टेस्ट में फेवरेबल चेंज का होना, फादर साहब की नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम का बढ़ना। अभी ये लिस्टेड होंगे कि क्या क्या कॉज होते हैं, जो आपको मैंने डिटरमिनेंट्स पढ़ाए हैं। पहले 2 लेक्चर बहुत अच्छे कमांड्स पे होने चाहिए आपके। तो ये सब कॉज है जो भी हम लिखेंगे। तो अभी हमें आगे जाके मैं ये बनाऊंगा आगे पेज पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या बनेगा बेटा, ध्यान दियो। कॉज का मतलब रीजन होता है, कॉज का मतलब रीजन होता है, कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट्स इन डिमांड। ठीक है, फिर मैं यहां बनाऊंगा। ठीक है, अभी डिमांड कर्व राइट में गया है, जो मैंने पहला वाला सिखाया, तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। पहला, सर सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ी है, ग्राफ राइट में गया है, तो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी सर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ी है तो हमारे टेस्ट पे फेवरेबल चेंज हुआ होगा। ये सब वर्डिंग्स आपको सिखाई गई हैं। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो हो गए बेटा फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पॉइंट नंबर 3 बेटा, आपके फादर साहब की इनकम बढ़ गई होगी फॉर अ नॉर्मल गुड्स। आपके फादर साहब की इनकम बढ़ गई होगी फॉर अ नॉर्मल गुड्स। इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की आपको डिटेलिंग्स दी गई है। पापा की इनकम बढ़ी तो पापा ने नॉर्मल गुड्स खरीदना ज्यादा कर दिया। पैकेट आज भी मार्केट में उतने का ही है दूध का, हमने खरीदना ज्यादा कर दिया, इसलिए सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई और ग्राफ शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। और हम किसका ही कॉस्ट सीख रहे हैं बेटा, जो हमने सीखा है यहाँ पर, किसका ही कॉस्ट सीख रहे हैं, पहले राइटवर्ड का। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। थोड़ा सा डीप टॉपिक है इसलिए मैं स्लो मोशन में हूं बहुत ज्यादा। अगले कॉस्ट क्या हो सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। डिक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब बेटा घटिया होता है। देखो पापा जी की इनकम कम हो गई है, पापा जी की इनकम कम हो गई है और गुड्स कौन सा है, इंफीरियर। तो पापा जी खरीदना क्या कर देंगे, ज्यादा। पापा जी खरीदना क्या कर देंगे, ज्यादा। और डिमांड कब किधर शिफ्ट जाएगा, राइटवर्ड। जब भी सैलरी कम होती है बंदा घटिया चीजें ज्यादा खरीदता है, तो ग्राफ राइट पे पुश हो जाएगा। सामान का रेट चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। प्राइस आज के टॉपिक में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई तो ग्राफ राइट में गया। उसके ये रीजंस हो सकते हैं, ये कॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, पांचवा, क्या मैंने आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा रखा है? सर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, जेल पेन, बॉल पेन, सर आपने पढ़ा रखा है, ये मैं आता है अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर सर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। सर अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो हम चाय छोड़ के कॉफी पियेंगे, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स राइस। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाता है बेटा, राइस हो जाता है, बढ़ जाता है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर मुझे समझाओ ना राइटवर्ड शिफ्ट में कैसे। देख बेटा देख, जल्दी देख। ये रही टी हमारी, ये रही कॉफी हमारी। थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा। चाय के प्राइस अगर बढ़ेंगे बेटा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, सर बढ़ेगा। क्या कॉफी का रेट भी चेंज हुआ है बाजार में? नहीं, कॉफी का रेट सेम है पर कॉफी की क्या बढ़ गई, डिमांड। सेम प्राइस पे कॉफी की डिमांड बढ़ गई तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड। और हम किसका ही कॉज लिख रहे हैं, सर राइटवर्ड का कॉज लिख रहे हैं। क्यों गया राइटवर्ड, क्योंकि उसको कॉम्प्लीमेंट्री का रेट बढ़ गया, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। थोड़ी सी मेहनत है बेटा इन टॉपिक्स में, डिमांड में, लेकिन अगर आपने अच्छे से चल रहे हो धीरे धीरे करके कनेक्ट होके तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप लगा लेंगे आराम से। पीछे का ब्रेन में होना मस्ट है। ठीक है, सिक्स्थ, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री के रेट्स कम हुए होंगे। सर हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी पता है, हम आपको देख के बैठे हैं अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड व्हिच कैन बी यूज्ड टुगेदर, जो यूज्ड टुगेदर होता है, जॉइंटली यूज होता है। पेन और इंक, ब्रेड और बटर, कार एंड पेट्रोल। सर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ते हैं तो बटर की डिमांड कम होती है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, इट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा हमारा। ब्रेड बटर का एग्जांपल लिया, इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। ब्रेड और ये रही हमारी बटर। ठीक है जी, ब्रेड के प्राइस अगर बढ़ते हैं कम होते हैं तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी। ब्रेड की प्राइस कम हुए तो ब्रेड सस्ती हो गई, तो पब्लिक ब्रेड ज्यादा खरीदेगी, तो उस पे लगाने के लिए मक्खन की जरूरत क्या पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा। जो ब्रेड की क्या बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। ब्रेड की क्या बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। ब्रेड की क्या बढ़ गई, बटर की क्या बढ़ गई है, डिमांड। देखो एक बार रिपीट करते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो मैं रिपीट करवाता हूं। ब्रेड की प्राइस कम हुई तो पब्लिक ब्रेड ज्यादा खरीदेगी। अब पब्लिक अगर ब्रेड ज्यादा खरीद रही है तो उस पे लगाने के लिए मक्खन भी ज्यादा खरीदेगी। तो मक्खन यानी कि बटर यानी कि उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। बटर का डी बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। क्या बटर का रेट भी चेंज हुआ है, नहीं सर, रेट तो ब्रेड का चेंज हुआ है। तो बटर की डिमांड बढ़ गई एट अ सेम प्राइस, और ग्राफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेम प्राइस पे बढ़ा है तो राइट पर। क्यों शिफ्ट हुआ राइट में, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री के रेट्स डाउन हो गए, जैसे कि ब्रेड। क्लियरली 6 कॉज हैं जो आपको मैंने अच्छे से मेंशन करवाए। ठीक है, अब देखो, अब हमें इंक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। बहुत अच्छे से स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप 11th के नए बच्चे हो, इसलिए बहुत स्लो मोशन में पढ़ाया जा रहा है कि आप चीजों को समझ पाए। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन बनाएंगे, आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, बनाया हुआ। डायग्राम में क्लियर मेंशन है कि प्राइस रिमेनिंग क्या चल रहा है, कांस्टेंट। तो हमारी पहली लाइन होगी इस डेफिनेशन के अंदर, व्हेन द प्राइस रिमेन्स क्या है बेटा, कांस्टेंट। और डिमांड क्या हो गई है बेटा जी, देन डिमांड इंक्रीज हो गई है बेटा जी, then demand increase, price remains constant, then demand increase। क्यों इंक्रीज हुई है बेटा जी, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। याद है आपको फर्स्ट क्लास पीएक्स पीआर वाईटीई, प्राइस को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज को मैंने क्या बोला था बेटा, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज को क्या बोला था, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट एंड सेट्रिस पैरिबस भी बोला था। तो इस डायग्राम को देख के क्लियर हो रहा है बेटा कि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, सारे अदर फैक्टर चेंज हुए हैं, और वो भी किस रिस्पेक्ट में चेंज हुए हैं, फेवरेबल। तभी तो डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है, ग्राफ की तरफ पुश हुआ है। तो due increase in remains constant, then demand increase due to favorable change in other factors। इसी चीज को हम कॉल्ड कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, और इसकी कॉज मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पीछे, है ना। चलिए, अब क्या हो सकता है बेटा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कई बार क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गई, सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गई, तो ग्राफ किधर आ जाएगा, लेफ्टवर्ड। ग्राफ किधर आ जाएगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो ग्राफ चला गया लेफ्ट में, तो डॉट डॉट करके बनेगा भाई नया ग्राफ। हमेशा एक नया, देखो 11th के बच्चों बिल्कुल एक एक बेसिक चीज बता रहा हूं, नया ग्राफ एग्जामिनेशन में डॉट लाइन से बनेगा, ताकि एग्जामिनर जी को क्लियर हो जाए कि ये पहला वाला है और ये न्यू वाला है। देखिए जी, सेम प्राइस पे ग्राफ पीछे चला गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो ये आ गया हमारा, इसे बोलते हैं बेटा जी डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ग्राफ लेफ्ट में गया है, तो सर इसके भी तो कॉज होंगे, 100% डेफिनेटली इसके कॉज होंगे, 100%। ठीक है, तो अब जैसे मैंने पहले ही बना रखा था, सेम प्राइस पे डिमांड कम हुई है, तो कॉज यानी कि रीजन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ठीक है जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सर नंबर 1, हमारे इलाके की पॉपुलेशन कम हो गई। पहले 10 रुपए लीटर पे 100 लीटर दूध बिकता था, अब 10 रुपए लीटर पे 20 लीटर दूध बिकता है, क्योंकि इस इलाके से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए। तो माइग्रेट हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स कम हो गए। प्रोडक्ट का रेट वही है लेकिन डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में भी कम हो गई। तो इट इज अ कॉज, वन कॉज। डिक्रीज इन पॉपुलेशन,
हमने पहले दिन एक कुल्फी खाई 10 रुपए की, यक, मजा नहीं आया, फालतू एकदम छी, मैं नहीं खरीदूंगा अगले दिन। प्राइस वही है, डिमांड कम हो गई और भी लोग, टेस्ट में कैसा चेंज आया, अनफेवरेबल, हमें मजेदार नहीं लगी, चीज का रेट वही है लेकिन अब उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि हमें पसंद नहीं आया। तो अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पॉइंट 3, आपके फादर साहब की इनकम डाउन हो गई तो वो नॉर्मल गुड्स खरीदना क्या कर देंगे, कम। अगर आपके फादर साहब की इनकम कम हो गई तो वो नॉर्मल गुड्स खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नॉर्मल गुड्स इज वन काइंड ऑफ फुल क्रीम मिल्क, पापा की सैलरी कम, फुल क्रीम कम खरीदेंगे क्योंकि पर मार्केट में रेट वही है, प्रोडक्ट का, पैकेट का रेट वही है दूध का, आपने खरीदना कम कर दिया क्योंकि इनकम कम हो गई, अब आपकी हैसियत नहीं है इतनी नॉर्मल गुड्स खरीदने की। तो डिक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या है यार, ये मैं बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करवा चुका हूं, प्लीज ये मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं आपको। पॉइंट नंबर 4, आपके फादर साहब की इनकम में भी, इंफीरियर के लिए बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन इनकम, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, फॉर इंफीरियर ठीक है। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूं आपको, आपके पापा की अगर इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो वो इंफीरियर खरीदना क्या कर देंगे, कम। इनकम बढ़ी है पर गुड्स कौन सा मेंशन कर रहे हैं, वो इंफीरियर, तो पापा की इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर खरीदना क्या करेंगे, कम कर देंगे। इंफीरियर गुड्स का रेट तो वही है आज भी बाजार में, लेकिन पापा ने खरीदना कम कर दिया क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई, तो उन्होंने खरीदना कम कर दिया, तो सेम प्राइस पे ग्राफ किधर आ गया, लेफ्ट। आज भी उस प्रोडक्ट का रेट वही है, जैसे कि टोन्ड के दूध को हमने इंफीरियर कंसीडर करवाया था आपसे एक एग्जांपल के तौर पे, सैलरी बढ़ गई, इंफीरियर खरीदना बंद कर देंगे, वो टोन नहीं आएगा भाई अपने घर में, पैकेट आज भी उतरे गई है लेकिन वो नहीं खरीद रहा बंदा, पैसा आ रहा है उसके पास, तो डिमांड कम, ग्राफ शिफ्ट इन दैट फ्रंट, ठीक है। और हम कॉस्ट किसका ही लिखने बैठे हैं बेटा, एक बार दोबारा देख लो आप, किस कौन सी वाली साइड चल रही है अभी हमारी, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। और लेफ्ट वर्ड ग्राफ करना मैंने आपको सिखाई दिया है, धीरे धीरे करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। चलिए अगला कॉज हो सकता है बेटा 5वां, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स। सर थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाए, अरे बिल्कुल होगा भैया डिस्क्रिप्शन, तो क्यों नहीं होगा। देखिए टी कॉफी, example of substitute goods, चाय की जगह कॉफी इस्तेमाल हो सकती है, which can be used in the place of each other, it is called the substitute goods। अब अगर बाजार के अंदर चाय की कीमतें कम हो गई, चाय सस्ती हो गई, बेटा बताओ चाय सस्ती हो गई तो तुम और मैं आज शाम को क्या पियेंगे, जब चाय सस्ती होगी तो चाय पियेंगे ना, हाँ, तो कॉफी का डिमांड क्या हो गया, कम। क्या बाजार में कॉफी का रेट भी चेंज हुआ है, सर नहीं, प्राइस किसका चेंज हुआ है, टी का, है ना। कॉफी का डिमांड कम हो गया, सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गया, ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में, और हम लेफ्ट का ही कॉस्ट लिखने बैठे, ऊपर हेडिंग बनी हुई है, तो क्यों कम हुआ, क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट था उसके रेट गिर गए, और सब्स्टिट्यूट कौन था, उसका चाय, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। कॉफी की डिमांड सेम प्राइस पे कम हो गई, ग्राफ शिफ्ट इन लेफ्ट। 5वां कॉज, ओ सॉरी 6वां कॉज, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइस। सर हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री जो कंबाइंडली यूज होते हैं, ब्रेड बटर, पेरोरिंग, कार एंड पेट्रोल, समथिंग लाइक दिस। अब अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ब्रेड का प्राइस अगर बढ़ता है, ब्रेड महंगी हो गई तो पब्लिक ब्रेड खरीदना क्या कर देगी, सर कम कर देगी, पब्लिक ब्रेड खरीदना बिल्कुल कम करेगी, महंगी हो रही है, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है। अब जब पब्लिक ब्रेड ही नहीं खरीद रही तो मक्खन क्यों खरीदेगी भाई, मक्खन खरीदेगी क्यों, जो लोग, जो ओवरऑल पब्लिक जो ब्रेड के साथ मक्खन लगा के खाती थी वो ब्रेड ही नहीं खरीद रही, प्राइस बढ़ गया तो मक्खन भी नहीं खरीदेंगे, तो मक्खन की डिमांड कुछ हद तक बाजार के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या बटर के रेट भी चेंज हुए बाजार में, सर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए बटर के रेट, तो सेम प्राइस पे बटर की डिमांड कम हो गई,
ग्राफ लेफ्ट में चला गया, हम कॉज लेफ्ट का लिख रहे हैं, क्यों गया? क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री के रेट बढ़ गए, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है उसका, क्लियरली मेंशन है ब्रेंट। ये है राइट और लेफ्ट के कॉज, बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर। अब पीछे आएंगे, हम डेफिनेशन बनाएंगे फिर से इसका, डिक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आराम से सुनिएगा, प्राइस ग्राफ दिख रहा है आपको नीचे, प्राइस रिमेनिंग क्या है, कांस्टेंट। सबसे पहले मेरी लाइन होगी व्हेन द प्राइस remains constant, price remains क्या है, constant, then डिमांड क्या हुई है भाई, डिमांड डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। सारे जो पीछे पढ़ाए हैं, प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर चेंज हुए हैं, और प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर को अदर थिंग्स बोलते हैं, अदर फैक्टर्स बोलते हैं। और उनमें कैसा चेंज हुआ है, अनफेवर चेंज हुआ है, इसलिए तो डिमांड कम हुई है। फेवर चेंज हुआ तो बड़ी थी, राइट का पढ़ा था हमने, ठीक है। ड्यू टू अनफेवर चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये हो गई हमारी डेफिनेशन बेटा डिक्रीज इन डिमांड की। डायग्राम भी समझ में आ गया, कॉज भी समझ में आ गए काफी कंफर्टेबल तरीके से, ठीक है जी। अब बेटा इधर आ जाओ, हेडिंग क्या थी हमारी, चेंज इन डिमांड, जिसको हमने शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं, शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट, ओके। ये जो नीचे दोनों एक्टिविटीज हुई है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये दोनों हुए किसकी वजह से हैं सर, प्राइस। नहीं, प्राइस तो रिमेनिंग क्या है, डायग्राम में दिख रहा तुम्हें, प्राइस रिमेनिंग क्या है, कांस्टेंट, प्राइस रिमेनिंग क्या है, कांस्टेंट। ये हुआ है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर से तो चेंज हुआ है, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, ये सब है ना जो हमने पीछे पढ़ा। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू, क्यों होता है, एक नंबर का एमसीक्यू है, एक नंबर का एमसीक्यू आता है बेटा। देखो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर, ये एमसीक्यू है। यहां पर आपका चेंज इन डिमांड का पूरा टॉपिक मैंने क्लोज करवाया है, ठीक है। मेरी आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो ये भी है, इसको आप अच्छे से करके रखेंगे। अभी मैं एक और टॉपिक बताऊंगा इसमें, क्योंकि मैं ना बहुत प्लानिंग के हिसाब से चैप्टर करा रहा हूं कि आपका दिमाग बहुत धीरे है, नो डाउट कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। और बिल्कुल एक दिन में सारे टॉपिक क्लियर नहीं करवा रहा हूं, धीरे धीरे चल रहे हैं कि स्टेप वाइज रिकॉलिंग भी हो, सब कुछ हो आराम आराम से। अब मेरी बात सुन लो बेटा, बहुत ही अच्छे से सुन लेना प्लीज। अब क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही छोटी सी चीज कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, अगला क्वेश्चन। इतना होने के बाद आप तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख के आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में ना और मजा आएगा, प्रॉमिस यू, और मजा आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कई बार 4 नंबर का, ठीक है। बहुत आराम से देखना बेटा, आप डिमांड के अंदर हो चैप्टर के, बहुत अच्छे से आपको मजा आ रहा होगा। एक्सप्लेन, क्वेश्चन ऐसे ही होता है बेटा, प्लीज ध्यान देना। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, देखिए बेटा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, शेड्यूल एंड डायग्राम। उसके बाद ऑल्सो राइट द assumption of law of demand, assumption of law of demand, assumptions बतानी है लॉ ऑफ डिमांड की, assumptions, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, 4 नंबर का कई बार स्कूल्स के पेपर में एज इट इज देखने को मिला बेटा ये क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है।
लॉ ऑफ डिमांड, लॉ का मतलब नियम, लॉ का मतलब नियम, डिमांड का एक ही नियम है मेरे भाई, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगा। सर आपने बहुत बार पढ़ा, यही नियम है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का मार्केट में। बट जब जब प्राइस चेंज होगी अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट रहेंगे। अदर थिंग्स में क्या क्या आएगा? इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, अदर थिंग कीपिंग कांस्टेंट। जब जब प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि बाकी के फैक्टर जो हैं, जो मैं अभी सुना रहा था, अदर थिंग्स क्या रहेंगे? रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये मेन पंच है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो पहले लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं भाई की। तो डेफिनेशन हो गई भाई की मेरी, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट को मैंने पहले भी बता रखा है, एक नंबर का एमसीक्यू आता है, सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट, सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं इसको। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, when the price of a commodity rises, then quantity demanded, price of a commodity rises, then quantity demanded falls, quantity demanded falls, and vice versa, यानी कि इसका अपोजिट। इसी चीज को हम कॉल्ड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये बस समझ में पता है, मैं आपको अपने लेक्चर्स में, अगर आप इसी से नोट्स बना रहे हैं, सीधा यही लिख कर आने हैं, ठीक है? बहुत इजी लैंग्वेज, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आपको सीधे सीधे कहानी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट नियरस्ट, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, तो इजी वे में ही पढ़ना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? चलिए अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो एक नंबर में कई बार मेरे को देखने को मिली है रिसर्च के दौरान, जो हम करते हैं, हर बार पेपर देखते हैं स्कूल्स के। देखो जीवन में ये हमने स्टैट्स में भी पढ़ा है, कोई चीज या तो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? जैसे जहां भी आप रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, नंबर ऑफ फैन इन द रूम 2, फादर सैलरी 1 लाख, नंबर ऑफ कार इन द हाउस 4। क्वांटिटेटिव, हर एक में नंबर आया मैथमेटिकल। क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव, हर एक चीज दो एस्पेक्ट्स में होती है, तो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव क्या है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी टॉल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी रिच। क्वालिटी मैथमेटिकल नंबर नहीं है, ये एस्पेक्ट्स क्वालिटेटिव है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? बेटा इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। सर कैसे? देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है डिमांड ऊपर जाता है। मैंने एक बार भी बोला कितना परसेंट ऊपर, कितना परसेंट नीचे, अरे इतना परसेंट ऊपर, अरे इतना परसेंट नीचे नहीं बोला, क्योंकि है ही नहीं है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है एक ऊपर एक नीचे, क्वालिटी यही है बस। नंबर नहीं लगाया मैथमेटिकल की इतना परसेंट ऊपर नीचे, पूरा मेजरमेंट नहीं हो रहा। मेजरमेंट होना मतलब क्वांटिटेटिव, यहां मेजरमेंट हो ही नहीं रहा। डिमांड में सिर्फ एक ऊपर एक नीचे, जैसा क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक? याद रखेंगे बहुत अच्छे से। It is a qualitative, MCQ आता बेटा, qualitative concept। समझ गया सर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। With the help of schedule and diagram, तो ठीक है बेटा, शेड्यूल बनाओ डिमांड का। तो लो जी डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल, शेड्यूल मतलब टेबल, शेड्यूल मतलब टेबल, सब मैंने आपको पहले से सिखा रखा है, फर्स्ट लेक्चर में ही आ गया था ये। वैसे यहाँ पे ये पूरा फ्रेम कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये पूरा लॉ ऑफ डिमांड एज इट इज क्वेश्चन आता है, सिर्फ लगा दो, ठीक है? बुक से सिर्फ आप एक्सरसाइज करें बेटा, बाकी ये नोट्स बनाए कॉपी में आ रहा है, धमाके करके आओगे आप, फोड़ कर आओगे सही से एकदम। 1 2 3 4 5 डिमांड बढ़ रही है, ओ प्राइस बढ़ रही है, सॉरी प्राइस 1 2 3 4 बढ़ रही है, तो डिमांड कम होगी। एक ऊपर एक नीचे, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बात आपको पता है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है डायग्राम, इसको उठा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो तो आपका कर्व बन जाएगा। प्राइस
क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है, पॉइंट्स लगा दो बेटा, 1 पे 10, ओ सॉरी 1 पे 50 है, सॉरी पॉइंट प्लॉट कर दो। आपको जनरली पता है यार डिमांड का विद डाउनवर्ड स्लोपिंग। 2 पे 40 बोला हुआ है क्वेश्चन में से, दोबारा करवा रहे हैं। सारे पॉइंट्स आपस में मैच हो गए। इट इज कॉल्ड डीडी डिमांड कर्व। इट इज जनरली स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये तो पहले लेक्चर में पढ़ के बैठे। सर आगे का क्वेश्चन तो पढ़ो, अभी यहां तक हो गया। अजम्पशन क्या अज्यूम करा है हमने, व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने क्या अज्यूम करा है, ये अज्यूम करा भाई, ये है हमारा आंसर अजम्पशन का। ये अज्यूम करा है हमने कि अदर थिंग कीपिंग क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अदर थिंग कीपिंग क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब नो चेंज इन पॉपुलेशन, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। यही तो अजम्पशन है। अदर थिंग कीपिंग, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, अदर थिंग कांस्टेंट है। यही अजम्पशन है, तो यही हम अजम्पशन बना देंगे कि इनमें कोई चेंजेस नहीं। तो हमारी हेडिंग होगी बेटा आगे इसमें अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेटा जी पहली, नो चेंज इन पॉपुलेशन। कांस्टेंट का मतलब तो नो चेंज ही होता है ना, नो चेंज इन पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 2, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पॉइंट नंबर 3, नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स। प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर है वो कांस्टेंट है। यही अजम्पशन है जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को मेंशन करा हुआ है। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है, पी एक्स पी आर वाई टी ई। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, ये अदर थिंग्स का वर्ड है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। कंप्लीट भाई लॉ ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन। आज की क्लास में बेटा हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं। प्लीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी स्लाइड्स को। तीसरा लेक्चर था आज हमारा, तो ये रहा बेटा इंक्रीज डिक्रीज, उसके कॉजेस जो अच्छे से आपको समझाया गया। एक बार स्लाइड्स पे आपको दिखा रहा हूँ, यही आपको नोट्स बनाना है थर्ड लेक्चर का। देन लॉ ऑफ डिमांड का पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, कई बार मैंने स्कूल के पेपर में देखा है, एज इट इज होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एंड इट इज अ क्वालिटेटिव कांसेप्ट एंड दिस इज द असम्पशंस। आपको समझना रटना नहीं है कि असम्पशन का मतलब क्या है, कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अदर थिंग्स विल बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, तो ये लिख दिया भाई, ये चीजें नहीं हुई, ये चेंज, यही असम्पशन है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट में हम मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप 11th में नए आए हो इकोनॉमिक्स के अंदर, आप 1 2 3 तीनों लेक्चर्स आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए, देन कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ेंगे। डिमांड का चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है। मार्क्स भी मिलते हैं, 6 से 8 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो आप प्लीज अच्छे से पढ़कर आए, देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी करते रहें।